नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं कक्षा 10वीं का भूगोल का दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही छोटा-सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसको जो है आप पढ़ कर के कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत सरल है। इसको बस एक बार सरसरी निगाह से आप देख लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिख करके चले आएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं। तो भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण के लिए क्या-क्या उपयोग किया जा रहा है, क्या जो है नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। वन्य जीवन का संरक्षण का मतलब होता है कि जो वन में रहने वाले जीव हैं, जो जैव विविधता है, उनकी हम किस प्रकार सुरक्षा कर पा रहे हैं, कौन-कौन से जो है हम नीति अपना रहे हैं जिसके द्वारा वन्य जीवन का जो है हम उचित प्रकार से देखभाल कर पा रहे हैं। आओ ज़रा देखते हैं, शुरू करते हैं। तो वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी इकोसिस्टम में जो विविधता है बनी रहती है वनों के संरक्षण से, जिससे जल, मृदा एवं वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जिससे जल, मृदा एवं वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। इसीलिए प्यारे बच्चों 1960 एवं 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों एवं वन्य जीव को संरक्षित करने की मांग की। अतः भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 को लागू करके वनों एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न में पूछता है बच्चों, ये आपका प्रश्न में बार-बार पूछा है कि जो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया, तो वर्ष 1972 में। ध्यान रखना, वर्ष 1972 ईस्वी में। इसके तहत संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीवों के आवास का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया। जो 1972 में जो अधिनियम लागू किया गया, इसके अंतर्गत क्या-क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनके बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, यानी जो शिकार किए जाते थे, बाघों का शिकार किया जाता था, लोग नीलगाय का शिकार करते थे, लोग हिरन का शिकार करते थे, उनके शिकार पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और वन्य जीवों का जो आवास है उनका कानूनी रक्षण किया गया और जंगली जीवों के जो व्यापार लोग करते थे उसके व्यापार पर भी क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार यानी जिसमें जो है जीव रहते हैं और किसी प्रकार का उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी वहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता और उनको खाने पीने की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा भी की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में कौन-कौन से प्राणी थे जिनके ऊपर खतरा मंडराया प्यारे बच्चों? देखें जरा, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, हगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय हाथी,
काला हिरन, चिकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया जा रहा है। कीटों के कीटों के संरक्षण कीटों के संरक्षण करने के लिए वन्य जीव अधिनियम वर्ष 1980 और 1986 के अंतर्गत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। कौन से अधिनियम में, किस अधिनियम में? सन 1980 और 1986 में। वर्ष 1991 में वर्ष 1991 में पौधों की 6 जातियों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी केवल जीव जंतुओं का ही नहीं, बल्कि जो है पौधों की भी कुछ जातियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। अब आगे देखते हैं वन संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए। वन संरक्षण के प्रयास। वन संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए, जैसे वन नीति की घोषणा वर्ष 1952 में, वन नीति निर्मित की गई, वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया। वन नीति के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय जो है जितना 33% होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए 33% जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो वन नीति के अंतर्गत मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण तथा मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। अगली नीति क्या है कि निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी के द्वारा वन आवरण में वृद्धि की जाएगी। वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता को प्रोत्साहन देना भी इसका एक उद्देश्य है। अब वन महोत्सव भी मनाया जाता है ना? तो वन महोत्सव वर्ष 1950 में वन संरक्षण के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के एम मुंशी ने आरंभ किया। भारत में आज भी प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं प्यारे बच्चों? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ध्यान में रखना, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वन आयोग की स्थापना वन संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्र करने हेतु 1965 में की गई। ध्यान रखना कि वन आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1965 ईस्वी में। सन 1965 ईस्वी में वन आयोग की स्थापना की गई। वन संसाधन अनुसंधान संस्थान वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वन एवं वन संबंधी शोध हेतु देहरादून में की गई। याद रखना, पेपर में ये भी बार बार पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। और एक बात बहुत बार बार पूछता है, और वो क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ग्रीन इंडिया मिशन देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु वर्ष 2014 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वन आवरण में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कि वन संरक्षण के उपाय, यानी हम किस प्रकार वनों का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हम उसको सेफ रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो चूंकि वनों का अंधाधुंध दोहन रोकना और वनों का विस्तार करना वन संरक्षण की श्रेणी में आता है, अर्थात वनों की रक्षा कर उन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना वन संरक्षण कहा जाता है। इसके दो प्रमुख उपाय हैं। क्या है
कि वनों का अवैध दोहन न करना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो है कटाई चल रही है पेड़ों की, वनों की, तो वनों की जो अंधाधुंध जो है हम लोग कटाई के लिए ढेर सारे मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। यानी जंगलों के विनाश को रोकना सबसे प्रथम जो है उपाय है। दूसरा है खाली पड़ी मृदा पर वृक्षारोपण करना और वनों को आग से बचाना। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जंगलों में आग लग जाती है जिससे बेशकीमती लकड़ियां जो है जल जाती हैं और फिर बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है। तो क्या है, वनों का ज़्यादा हम दोहन न करें। दूसरा चीज़, जो खाली पड़ी ज़मीन है उस पर हम लोग पेड़ लगाएं, यानी पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें। इससे जो है हमें जो है वन संरक्षण के उपाय में मदद मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारत में वन्य प्राणी संरक्षण यानी जैव संरक्षण। जैव संरक्षण अब क्या है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे जरा, एक मिनट। तो भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, जैव संरक्षण। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा रक्षण की कानूनी रूपरेखा तय करता है। वर्ष 1991 में इसे संशोधित किया गया। देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव विहार, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। वर्ष 1992 में पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतिगत दस्तावेज जारी किया गया। वर्ष 2006 में पर्यावरण नीति घोषित की गई। पर्यावरण नीति कब घोषित की गई? वर्ष 2006 में। इसके अलावा बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु, बाघ को मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो है, एक मिनट, बाघ को राष्ट्रीय पशु, मोर को राष्ट्रीय पक्षी और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। अब देखें बाघ परियोजना क्या है। बाघ परियोजना क्या है? तो वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। वर्ष 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानितः लगभग कितना था? 55,000। तो यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गया। बाघों को मारकर उनका व्यापार करने के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों को सिकोड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार है और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की निकट पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर। तो एक मिनट, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई प्यारे बच्चों? 1973 में। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002, 1989 में 4334 हो गई थी। परंतु वर्ष 1993 में 3600 से 2019 में इनकी संख्या घटकर मात्र 2226 तक पहुंच गई। भारत में 71,027.10 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 150 बाघ रिजर्व हैं। 50 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है,
बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी संरक्षण देना है। उत्तराखंड में ये अब जो आने वाला टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर कौन सा जो है उद्यान जो है स्थित है? देखो, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ये बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लो। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा कि वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो भारत में वन और वन्य जीव संसाधनों का प्रबंधन सरकार के वन विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों द्वारा किया जा रहा है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। भारत में वन प्रबंधन को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन, इसके अलावा है आपका अवर्गीकृत वन। ठीक है ना? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आओ जरा इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। आरक्षित वन क्या है कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा है हमारा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या है? अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के जो वन हैं और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित एवं रक्षित वनों का संरक्षण इमारती लकड़ी आदि के लिए किया जाता है। अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 75% है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है, जबकि बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में रक्षित वनों का अनुपात अधिक है। गुजरात एवं पूर्वोत्तर के राज्यों के वन अवर्गीकृत हैं तथा स्थानीय समुदाय के लोगों के प्रबंधन में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुदाय और वन संरक्षण। तो भारत में वन अनेक मानव प्रजातियों के आवास स्थल है और वन संरक्षण की नीतियों में उनका महत्वपूर्ण जो है सहयोग है। यही कारण है कि वनों को बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व में आने वाले गांव के लोगों ने वन्य जीवों को बचाने और खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्ष किया। राजस्थान में ही अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरव देव डाको सेंचुरी बनाकर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है और क्षेत्र में विदेशी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। इसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने जो है विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट कहते हैं, यानी देवी देवताओं के वन। वनों के इन भागों में ना तो स्थानीय लोग ही घुसते हैं और ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब
के पेड़ों की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। सामान्यतः झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न भाग है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आपका एक आखिरी टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है, हाँ, ये आपका आखिरी टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगाकर स्थानीय पौधों की जातियों का सामुदायिक वनीकरण अभियान सफल रहा है। इसी तरह टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन एवं नवधान्य प्रयास बिना रासायनिक उर्वरकों के फसल उत्पादन में सफल रहा है। वर्ष 1988 में शुरू संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने क्षरित वनों का प्रबंध एवं पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा कार्यक्रम सर्वप्रथम 1988 में उड़ीसा में शुरू किया गया। इसमें सामुदायिक रूप से वनों का संरक्षण एवं उपयोग किया जाता है। पर्यावरण का विनाश रोकने एवं पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों को शामिल करके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः भारत में पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदाय को शामिल करना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आज आपका दूसरा चैप्टर भूगोल का। मुझे आशा है कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम शुक्रगुजार हैं सौरभ कुमार यादव के, सौरभ पटेल के, अखंड प्रताप सिंह के, अंजलि यादव के, अमीषा पटेल के। इसके अलावा पूजा पटेल ने भी कमेंट किया है और आंचल यादव, अंशु यादव और इसमें सनी पाल, सोनाली पाल ने भी मैसेज किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और हाँ, आप सब भी किस स्कूल से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करें और ताकि हम आप सबके नाम अगली वीडियो में ले सकें। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय जगत।